जय हिंद, हेलो रोन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 12th पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर कितना है 8 है। ठीक है 12th पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 है और यह दूसरा बुक है, यानी दूसरा किताब है, सेकेंड बुक है। और चैप्टर का नाम क्या है तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चैप्टर की नाम की बात करते हैं तो विश्व राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। विश्व राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। देखिए, इसके आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे, लेकिन आज जो है हम लोग सबसे पहले समझते हैं, यानी क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना। देखिए, आप इसका जब तक एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना हम लोग ये समझेंगे कि क्षोभ सीमा क्या है, समताप सीमा क्या है, ठीक है, मध्य सीमा क्या है, क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, मध्य मंडल क्या है, बाह्यमंडल क्या है और बहिर्मंडल क्या है, और किसकी कितनी ऊंचाई होती है। ठीक है, यानी किस मंडल की कितनी ऊंचाई होती है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए, इसका हिंदी क्या होगा तो इसका हिंदी होगा वायुमंडल की संरचना। इसकी हिंदी क्या होगा, इसकी हिंदी होगा वायुमंडल की संरचना। अब यहाँ पर हम लोग को ये समझना है कि देखिए, आपको याद रखना है 0, 10, 50, ठीक है, और फिर उसके बाद में 80 और 80 के बाद में 400। इतना चीज़ जो है आपको याद रखना है। देखिए, कितना याद रखना है, आपको याद रखना है 0 से लेकर के 10, फिर 10 से लेकर के 50 और फिर 50 से लेकर के 80 और 80 से लेकर के 400। इतना चीज़ जो है आपको याद रखना है। कितना, 0 से 10, पहले आप इसको याद कर लीजिए। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये कंसेप्ट जो है पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा और इसको आप याद भी कर पाएंगे। 0 से लेकर के 10, फिर 10 से लेकर के 50, 50 से लेकर के 80, 80 से लेकर के 400, 0 से 10, 10 से 50, 50 से 80 और 80 से लेकर के 400 तक। ठीक है, आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, तो हम लोग अब देखते हैं कि कितना, सबसे पहले 0 से लेकर के 10, कहाँ से लेकर के 0 से लेकर के 10, फिर 10 से लेकर के 50, 50 से लेकर के 80, 80 से लेकर के कितना 400। तो पहले 0 और फिर 10, फिर कितना 50। ठीक है, 0, 10, 50, 0, 10, 50, 0, 10, 50 हो गया। 0, 10, 50, 80, 400, इतना याद कीजिए। 0, 10, 50, 80, 400, 0, 10, 50, 80, 400। ठीक है, आप जब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर आपसे हम पूछे कि सबसे निचली मंडल को कौन सा मंडल कहा जाता है, तो जो सबसे नीचे का जो मंडल होता है उसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। उसको क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल कहा जाता है। देखिए, तो अब तो इतना आप याद कर पाए होंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ से, 0 से, कहाँ से 0 से 10, ठीक है, फिर 10 से 50, फिर 50 से 80 और फिर 80 से लेकर के 400 तक। यहाँ तक क्लियर है। 0 से 10, 10 से 50, 50 से 80, 80 से लेकर के 400 तक, यहाँ तक क्लियर है। अब 0 से लेकर के जो 10 तक, ठीक है, 0 से लेकर के जो 10 तक, यह जो मंडल है, यह कौन सा मंडल है, यह जो मंडल है यह कौन सा मंडल है, तो इसको याद रखिएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल। 0 से लेकर के 10, और ये सारे के सारे किलोमीटर में होंगे। किस में होंगे, किलोमीटर में होंगे। यानी 0 से लेकर के 0 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक, 0 किलोमीटर से लेकर के 100
100 नहीं 10 किलोमीटर तक कौन सा मंडल पाया जाता है? तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल पाया जाता है। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। अगर वहीं हम आगे की बात करें तो अब 10 से लेकर के 50, ठीक है, 10 से लेकर के 50, तो यह कौन सा मंडल है? तो इसको बोलेंगे समताप मंडल। इसको कौन सा? समताप मंडल। इसको कौन सा मंडल बोलेंगे? समताप मंडल, ठीक है, याद रहेगा। इसको कौन सा मंडल बोलेंगे? समताप मंडल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो नीचे को छोड़िए, क्षोभ मंडल के ऊपर यह जो रेखा आप देख रहे हैं, यह जो एक तरीके से लाइनिंग देख रहे हैं, यह एक तरीके से सीमा कह सकते हैं। तो आप बताइए, समताप के ऊपर भी तो एक सीमा है ना, समताप के ऊपर भी एक सीमा है कि नहीं? तो 2 ठो नीचे से और 2 ठो ऊपर से, इतना ध्यान रखिएगा, 2 ठो नीचे से 2 ठो ऊपर से, 2 ठो नीचे से 2 ठो ऊपर से। अब यहाँ पर क्षोभ के ऊपर जो सीमा है, क्षोभ के ऊपर जो सीमा है, यह कौन सा सीमा है? तो जो क्षोभ के ऊपर जो सीमा है वह हो जाएगा क्षोभ सीमा, ठीक है, क्षोभ सीमा। यह कौन सी सीमा है? क्षोभ सीमा है। यह कौन सी सीमा है? क्षोभ सीमा है, याद रखिएगा। अगर समताप के ऊपर है समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर जो सीमा है, समताप मंडल के ऊपर जो सीमा है, यह कौन सी सीमा होगी? तो समताप सीमा होगी। क्षोभ मंडल के ऊपर की सीमा को क्षोभ सीमा, समताप मंडल के ऊपर की सीमा को समताप सीमा, ठीक है। और यह 50 से लेकर के 80, ठीक है, 50 से लेकर के 80, 50 से लेकर के 80, यह जो 50 से लेकर के 80 जो बीच का यह है, इसको क्या बोलेंगे? मध्य मंडल। इसको कौन सा मंडल बोलेंगे? मध्य मंडल। इसको कौन सा मंडल बोलेंगे? मध्य मंडल। अब बताइए, मध्य मंडल के ऊपर के जो सीमा है, मध्य मंडल की ऊपर के जो सीमा है, इस सीमा को क्या बोलेंगे? तो मध्य सीमा। क्षोभ मंडल के ऊपर की सीमा को, इस सीमा को क्षोभ सीमा, समताप मंडल के ऊपर की सीमा को समताप सीमा, मध्य मंडल के सीमा के ऊपर को मध्य सीमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मध्य सीमा। अब इसके बाद जो देखेंगे हम लोग, यह 80 से लेकर के जो 400 तक जो है, इसको कौन सा मंडल बोलेंगे? इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाहा मंडल। इसको कौन सा मंडल? बाहा मंडल। इसको कौन सा मंडल? बाहा मंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाहा मंडल। और 400 के ऊपर, जो 400 के ऊपर है, इसको क्या बोलेंगे? बहिर्मंडल। इसको क्या बोलेंगे? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। इसको कौन सा मंडल बोलेंगे? बहिर्मंडल, ठीक है, बहिर्मंडल, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 2 ठो ऊपर से 2 ठो नीचे से, तो 2 ठो ऊपर से 1 2 इसको हटाइए, फिर ऊपर से 1 2 हटाइए, बीच में जो बच गया, जो मध्य में जो है, मध्य में जो है उसको क्या बोलेंगे? मध्य में है, जो बीच में है, तो बीच या मध्य एक ही बात है। तो मध्य मतलब मध्य मंडल, जो बीच में रहेगा यानी जो मध्य में रहेगा उसको मध्य सीमा, उसको मध्य मंडल बोलेंगे। और इसके ऊपर की जो सीमा है उसको मध्य सीमा, ठीक है। सबसे नीचे कौन सा मंडल? तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल, इसके ऊपर की जो सीमा है, इस सीमा को क्या बोलेंगे? क्षोभ सीमा बोलेंगे। यह जो है समताप मंडल है, समताप मंडल के जो ऊपर की जो सीमा है, इसको क्या बोलेंगे? समताप सीमा बोलेंगे, ठीक है। और मध्य मंडल की जो ऊपर की सीमा जो है, इसको क्या बोलेंगे? मध्य सीमा बोलेंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट। अब इसके बहिर्मंडल कहने का मतलब है, अब इसका नहीं सोचिए कि 400 किलोमीटर से लेकर के कहाँ तक, यानी ऊपर के जितने भी हैं सारे के सारे बहिर्मंडल में आएंगे। सारे के सारे किस में आएंगे? बहिर्मंडल में आएंगे। यानी 400 किलोमीटर के ऊपर का जो भी भाग है उसको क्या बोलेंगे? बहिर्मंडल, यानी अनंत तक। ध्यान से देखिए, और ये सारे के सारे यह 0 किलोमीटर है, 10 कहने का मतलब 10 किलोमीटर है, 50 कहने का मतलब 50 किलोमीटर है, और 80 कहने का मतलब 80 किलोमीटर है, और 400 कहने का मतलब जो है 400 किलोमीटर है। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना था? 0, फिर 10, फिर 50, फिर 80 और फिर 400। सबसे पहले 0, 10, 50, 80 और 400, ठीक है। सबसे पहले 0, 10, 50, 80 और 400, इतना कंप्लीट हो गया। 0, 10, 50, 80, 400, इतना कंप्लीट है।
0, 10, 50, 80, 400 इतना। तो 0 से लेकर के 10 किलोमीटर के जो बीच की जो सीमा है, यानी पृथ्वी के धरातल से, ठीक है, धरातल कहने का मतलब धरती, ठीक है, धरती से, यानी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये क्या है, ये धरती है। तो यहाँ यानी पृथ्वी के धरातल से 0 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर, 0 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर के भाग को, यानी 0 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर के बीच का जो भाग है, उस भाग को कौन सा मंडल कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। और 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक के जो बीच का भाग है उसको क्या बोलेंगे? समताप मंडल, ठीक है। 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच का जो भाग है उसको क्या बोलेंगे? मध्य मंडल। क्या बोलेंगे? मध्य मंडल। 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच का जो भाग है उसको क्या बोलेंगे? बाह्य। उसको क्या बोलेंगे? बाह्य मंडल। बाह्य मंडल नहीं, हाँ, बाहा मंडल। क्या? बाहा मंडल, ठीक है। 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच का जो भाग है उसको क्या बोलेंगे? बाहा मंडल। और वहीं आगे की बात करें तो 400 किलोमीटर के ऊपर के 400 किलोमीटर के ऊपर के सारे भाग को क्या बोलेंगे? तो ऊपर के सारे भाग को बहिर्मंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहिर्मंडल, ठीक है। 400 किलोमीटर से लेकर के अनंत तक के बीच के भाग को क्या बोलेंगे? बहिर्मंडल बोलेंगे। इतना कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि याद रखिए कि समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाएगा देखने को। समताप मंडल से रिलेटेड आप क्वेश्चन किस तरीके से आएगा देखने को? तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एक ओजोन परत, ठीक है। तो यह जो चौड़ाई है, या इसको ऊंचाई कह सकते हैं, ऊंचाई चौड़ाई कह सकते हैं आप, तो 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच की जो परत है, इस परत को ही क्या बोलते हैं? ओजोन परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन परत। और ये नष्ट हो रही है, धीरे धीरे इसमें छेद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? तो देखिए, ज़्यादातर क्लोरीन के उत्सर्जन से, ठीक है, क्लोरीन गैस के उत्सर्जन से, यानी अगर सीधा सीधा अगर हम लोग कहें, अगर पेड़ पौधों को नहीं लगाएंगे, पेड़ पौधों को ज़्यादा मात्रा में काटेंगे, ठीक है, और नहीं लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ेंगे ही, और इस तरीके से जो है धीरे धीरे ओजोन परत में जो है क्षय होने लगा है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा समताप मंडल से रिलेटेड, ठीक है, कि ओजोन परत पृथ्वी की धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? तो याद रखिएगा 10 से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 10 से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये सारे कंसेप्ट क्या है जी? तो स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। और इसको हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, ठीक है, वायुमंडल की संरचना। तो याद क्या रखना है आपको? स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की संरचना। इसको जो है हम लोग देखे हैं। आइए अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो चैप्टर नंबर 8 है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। साइंस, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान, और दूसरा बुक है, चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? सुनीता नारायण, मेधा पाटकर, आर.के. पचौरी, अरविंद केजरीवाल। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? सुनीता नारायण, मेधा पाटकर, आर.के. पचौरी, अरविंद केजरीवाल। तो अगर हम लोग जिस तरीके से भूगोलविद होता है, ठीक है, उसी तरीके से यानी भूगोल के जानकार, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है? पर्यावरणविद यानी पर्यावरण से संबंधी ज्ञान जो होते हैं उससे जानकार, तो उसके क्षेत्र में जो है महान। तो इसलिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो कौन नहीं है? अरविंद केजरीवाल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो कौन नहीं है? अरविंद केजरीवाल। कौन नहीं है? अरविंद केजरीवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 1987 में हुए मॉन्ट्रियल समझौता में मुख्य परिणाम क्या आया? 1987 में हुए मॉन्ट्रियल समझौता में मुख्य परिणाम जो है क्या आया? वर्ष 2000 तक CFC पर पूर्ण प्रतिबंध, वर्ष 2000 तक CO उत्सर्जन पर पूर्ण प्रतिबंध, वर्ष 2000 तक मेथेन गैस उत्सर्जन पर पूर्ण प्रतिबंध, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1987 में हुए मॉन्ट्रियल समझौता में मुख्य परिणाम क्या आया? तो 1987 में जो मॉन्ट्रियल समझौता हुआ, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मॉन्ट्रियल समझौता जो है कब हुआ? मॉन्ट्रियल समझौता जो है कब हुआ? तो 1987 में हुआ। मॉन्ट्रियल समझौता जो है कब हुआ? तो 1987 में हुआ। तो 1987 में हुए मॉन्ट्रियल समझौता में मुख्य परिणाम क्या आया? तो याद रखिएगा, मुख्य परिणाम क्या आया कि वर्ष 2000 तक, ठीक है, वर्ष 2000 तक CFC पर पूर्ण प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। CFC पर पूर्ण प्रतिबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधी पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? पर्यावरण सुरक्षा से संबंधी पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ? पर्यावरण सुरक्षा से संबंधी पृथ्वी सम्मेलन 1990 में हुआ, या 1991 में हुआ, या 1992 में हुआ, या 1995 में हुआ? पर्यावरण सुरक्षा से संबंधी पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ? चलिए, तो अगर हम लोग बात करें सुरक्षा से संबंधी पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो याद रखिएगा पर्यावरण सुरक्षा से संबंधी पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जलवायु संरक्षण से है, वायुमंडल संरक्षण से है, पर्यावरण संरक्षण से है, या वन संरक्षण से है? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। याद रखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध जो है किससे है? पर्यावरण संरक्षण से है। किससे है? पर्यावरण संरक्षण से है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 के बाद में 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो देखिए, निम्नलिखित में से किसको बढ़ने पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 50 वर्षों में वनस्पति और प्राणी जगत की हजारों प्रजाति लुप्त हो जाएंगे? निम्नलिखित में से किसको बढ़ने पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 50 वर्षों में वनस्पति और प्राणी जगत की हजारों प्रजाति लुप्त हो जाएंगे? किसके बढ़ने पर? वायु प्रदूषण बढ़ने से, वायुमंडलीय तापमान बढ़ने से, ध्वनि प्रदूषण बढ़ने से, उपर्युक्त सभी प्रदूषणों को बढ़ने से। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण बढ़ने से तो ये नहीं हो सकता है, और जब ये नहीं होगा तो इसीलिए उपर्युक्त सभी प्रदूषणों को बढ़ने से ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें और इसमें चुनाव करना है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसको बढ़ने पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 50 वर्षों में वनस्पति और प्राणी जगत की हजारों प्रजाति जो है लुप्त हो जाएंगे? वनस्पति, ठीक है, पेड़ पौधे, और प्राणी जगत की हजारों प्रजाति जो है लुप्त हो जाएंगे। तो वायु प्रदूषण से तो ये उतना महत्व नहीं रखता है, लेकिन जहाँ अगर हम लोग बात करें वायुमंडलीय तापमान बढ़ने से, तो ये इसी के बढ़ने से, यानी वायुमंडलीय तापमान बढ़ने से जो है वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 50 वर्षों में वनस्पति और प्राणी जगत की हजारों प्रजाति जो है लुप्त हो जाएंगी। किसके बढ़ने से? वायुमंडलीय तापमान बढ़ने से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? ओजोन परत जो है पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? ओजोन परत जो है पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? चलिए 1 से लेकर के 50 किलोमीटर तक, 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक, 20 से 80 किलोमीटर तक, 1 से लेकर के 100 किलोमीटर तक। ओजोन परत जो है पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर आ गया ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत यानी जो होता है समताप मंडल, ठीक है, तो वह एक तरीके से ओजोन परत ही कहलाएगा। तो उसकी पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो याद रखिएगा समताप मंडल का। तो यहाँ से ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, जो कि समताप मंडल। तो 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक। कितना? 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ओजोन परत का नुकसान, ओजोन परत का नुकसान निम्नलिखित में से किस गैस के ज़्यादा उत्सर्जन से हो रहा है? ओजोन परत का नुकसान जो है निम्नलिखित में से किस गैस के ज़्यादा उत्सर्जन से हो रहा है, यानी किस गैस के ज़्यादा निकलने से, ठीक है, जो ज़्यादा उत्सर्जित जो गैस हो रहा है उसी के कारण ओजोन परत का नुकसान हो रहा है। तो आखिर वह गैस कौन सी गैस है? ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, चलिए ऑक्सीजन गैस है कि क्लोरीन गैस है कि हाइड्रोजन गैस है कि नाइट्रोजन गैस है, कौन सी गैस है? तो याद रखिएगा ओजोन परत का नुकसान जो है सबसे ज़्यादा, ठीक है, किसके? तो ज़्यादा क्लोरीन गैस के उत्सर्जन होने से, ज़्यादा जब क्लोरीन गैस जो है उत्सर्जित हो रहा है तो इसी के ज़्यादा उत्सर्जन होने से, क्लोरीन गैस के ज़्यादा उत्सर्जन होने से ओजोन परत का नुकसान जो है हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि ओजोन परत के नुकसान से मानव को निम्नलिखित में किस प्रकार के रोग हो सकते हैं? मस्तिष्क ज्वर रोग हो सकते हैं, या एड्स रोग हो सकते हैं, या त्वचा कैंसर रोग हो सकते हैं, या किडनी संबंधी रोग हो सकते हैं। ओजोन परत के नुकसान से मानव को निम्नलिखित में किस प्रकार के रोग हो सकते हैं? ओजोन परत के नुकसान से मानव को निम्नलिखित में किस प्रकार के रोग हो सकते हैं? तो याद रखिएगा ओजोन परत के नुकसान से मानव को जो है त्वचा कैंसर रोग हो सकते हैं, यानी त्वचा को, ठीक है, ये जो शरीर है, इस शरीर की जो ऊपरी सबसे परत है जिसको हम लोग त्वचा कहते हैं, तो उसी से रिलेटेड त्वचा कैंसर रोग हो सकते हैं। ओजोन परत के नुकसान से मानव को निम्नलिखित में किस प्रकार के रोग हो सकते हैं? तो त्वचा कैंसर रोग हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? नंबर 9 है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत जो है कब हस्ताक्षर किया? क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत जो है कब हस्ताक्षर किया? 1997 में किया, 1998 में किया, 2002 में किया, 2005 में किया। क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत जो है कब हस्ताक्षर किया? क्योटो प्रोटोकॉल पर अगर हम लोग भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत जो है 2002 में, कब? 2002 में जो है हस्ताक्षर किया। कब किया? 2002 में जो है हस्ताक्षर किया। क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत जो है 2002 में हस्ताक्षर किया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है कहाँ हुआ? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है कहाँ हुआ? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? चलिए अगर हम लोग प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन की बात करें तो यह जो है कहाँ हुआ? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? जेनेवा में हुआ, या वियना में हुआ, या मॉन्ट्रियल में हुआ, या क्योटो में हुआ? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है कहाँ हुआ? तो अगर हम लोग इसकी बात करें कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा जेनेवा में। कहाँ? जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बिहार का शोक नदी, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का शोक जो है किस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो है शोक नदी, अब आगे इसका आंसर देने पर हम बताएंगे, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। चलिए, कोसी नदी को, गंगा नदी को, फल्गु नदी को, गंडक नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। चलिए, तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्यों कहा जाता है, देखिए कोसी नदी जो है लगभग प्रत्येक साल जो है बहुत भारी बाढ़ लाती है, जिसके कारण बिहार के सारे काम काज तो अस्त व्यस्त होते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट, सबसे ज़्यादा प्रभाव खेती पर डालती है। ठीक है, वह बाढ़ जो है सबसे ज़्यादा खेती पर असर डालती है, सारे के सारे फसल को बर्बाद कर देते हैं, और यहाँ तक घर, ये हर एक चीज़ मतलब समझिए तहस नहस हो जाता है। और बिहार के ज़्यादातर लोग तो किसान ही हैं, जिनका जीवन यापन कृषि पर ही आश्रित होता है, जिसके कारण उनके फसल बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जो बेघर हो जाते हैं। इसीलिए जो है बिहार का शोक, यानी एक तरीके से शोक आ जाता है। ठीक है, बिहार सारे के सारे दुख हो जाते हैं। तो बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को, कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह लगभग प्रत्येक वर्ष जो है बहुत ही भारी भयंकर बाढ़ लाती है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। किस नदी को, कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता का पतला आवरण क्या कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर जो है जैव सक्रियता का पतला आवरण जो है वह क्या कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता का पतला आवरण क्या कहलाता है। वायुमंडल कहलाता है, महासागर कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है, या समताप मंडल कहलाता है। चलिए, पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता का पतला आवरण जो है क्या कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर जो जैव सक्रियता का पतला आवरण है वह क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, जल प्रदूषण के जिम्मेदार कारण निम्नलिखित में से कौन है। जल प्रदूषण के जिम्मेदार कारण जो है निम्नलिखित में से कौन है। जल प्रदूषण के जिम्मेदार कारण जो है निम्नलिखित में से कौन है। तो याद रखिएगा, मृत जानवर, मलमूत्र, कूड़ा करकट, ठीक है, नदी तालाबों में डाला जाना, ठीक है, ये भी है। जल प्रदूषण का कारण ये भी है ना, क्योंकि नदी तालाब जो भी है उसमें अगर डाला जाएगा मृत जानवर को, मरे हुए जानवर को, और जो भी होता है कूड़ा करकट उसको, इन सारे को अगर नदी या तालाबों में डाला जाएगा तो जिससे कि क्या हो जाएंगे, जल प्रदूषण हो जाएंगे, यानी ये भी कारण है। आगे अगर हम लोग बात करें आयनिक तथा नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग में नदी के पानी का प्रयोग कर पुनः नदी में बहाना, यानी पानी का प्रयोग कर पुनः नदी में बहाना, तो यह तो एक तरीके से दूषित जल हो गया, यानी ये भी है, कारण ये भी है। औद्योगिक कारखानों के गंदे पानी नदी में जो है बहाना, ठीक है, बहा देना, ये भी है। उपर्युक्त सभी है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उपर्युक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।